अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर 5। जी सर, लेक्चर नंबर 5, KF6 MFA। लेक्चर नंबर 5 KF6 सर, टॉपिक हमारा चल रहा है बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 टाइम के लिए, और इसी टाइम में हम लोग इंशाल्लाह पास करेंगे। और सर आज तारीख क्या हो गई है? 5 हो गई ना शायद, 5 अक्टूबर। सर रिजल्ट आने में कितने दिन है? ऐसी बातें नहीं करें, ऐसा ही है। वालेकुम सलाम। पहली को है? हाँ, आना चाहिए यार, आना चाहिए, आना चाहिए। लास्ट टाइम भी तो सुन रहे थे सी स्टार पे, पता नहीं क्या कुछ सुन रहे थे। चले सर स्टार्ट करें, बॉय शुरू करें। आपको मैंने मैसेज किया था वो, यार वो मैंने सुना नहीं। 20 में भी वही कुछ फंड मार दिया मैंने, सवाल बनाने। हाँ वही फंड मार दिया मैंने। वो अच्छा वो तुमने हाईलाइट कर दिया बुक में, मैंने उसको एडिट मार दूंगा, सही कर दूंगा। वो फंड मार दिया मैंने। हाँ सही है, सही कौन तो सही ना मतलब यार, फिट है। चले सर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। सर हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि वैक के अंदर भाइयों, वैक के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैक के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके। तुम लोग के पास 3 समरी के जो पेज बनाए थे, उसका पहला पेज निकाल लो सर, उसका पहला पेज निकाल लें भैया। इसमें सीन क्या था? मैंने बोला था सर आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, आपके पास जो कैपिटल है, उसके मैंने 3 टुकड़े करवाए थे, याद है मेरा भाई? सर पहला टुकड़ा किसका था मेरे पास? इक्विटी फाइनेंस का। क्या आपने शेयर इशू करके पैसे लिए? ऐसा सर। इसकी जो कॉस्ट थी सर, वो कौन सी कॉस्ट थी? डिविडेंड, जिसको आप क्या कहते थे? कॉस्ट ऑफ, जिसको आप लोग क्या कहते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा है। अच्छा भाई, सर हमने बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके। सर पहला कौन सा तरीका? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ऐसा हमने बोला सर, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। कब? जब हम लोग मार्केट वैल्यू डिस्कस कर रहे थे। सर क्या कॉन्सेप्ट था उसका? फ्यूचर में जो शेयर्स दिए जाएंगे। सर क्या कॉन्सेप्ट था उसका? सॉरी, फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर ये मेरे पास कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता था? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर डिविडेंड, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कैसे अम्मा, आज कैसे आना हुआ? तुम तो ऑनलाइन के चीते हो हैं? किसमें? नहीं, कब लिए? सारी सब में? नहीं यार, ये मुझे बोलते हैं ना तुम, मैं सही करवाता ये। हाँ मुझे बताना, रिकॉर्डेड में या लाइव में? लाइव में ना, लाइव में तो चलो हो सकता है, लाइव में सकते, वो जूम पे भी जा रहा होता है ना तो एक अलग है, लेकिन रिकॉर्डेड जो होता है ना वो तो क्लियर होता है। रिकॉर्ड तो क्लियर होता है, वो तुमने टेंशन दे दी यार कि हमारी आधी से ज्यादा क्लास तो रिकॉर्डेड पे होती है। बच्चा हमारा सारा जो है वो रिकॉर्ड पे चला जाता है। अभी देखना क्लास शुरू होंगी। चले सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। जी सर, फ्यूचर में जो कैश दिया जाएगा, सर फ्यूचर में जो हम कैश देंगे उसकी प्रेजेंट। सर इसका फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था। क्या बनाया था भाई? मेरा भाई क्या बनाया था हमने? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला। आइए जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला। जी सर, क्या कॉन्सेप्ट था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज शेयर प्राइस होनी चाहिए। यानी कि अगर आप प्राइस, मतलब प्राइस, शेयर प्राइस, हाँ, अगर शेयर प्राइस आपको, तो मुझे डिविडेंड कब का चाहिए? फ्यूचर
का बोले तो D1 डिवाइडेड बाय सर परपेचुअली ये सारी जिंदगी मिलता रहेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद है भाई हम लोगों ने सीखा था, माइनस G फॉर ग्रोथ रेट। ऐसा सर मुझे अगर एक बात बताएं, मैथमेटिकली अगर उसमें सॉल्व करूं, मैथमेटिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने बोला सर मेरे पास शेयर प्राइस पता है कहां से मिल जाएगी, सर 4 तरीके हैं शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। भाई कितने करा लिए? जी सर, मैंने बोला कि जनाब ये जो शेयर प्राइस है आपके पास, इसके निकालने के कितने तरीके थे? 4। चौथा हमने नहीं पढ़ा, सही। हमने बोला सर पहला तरीका शेयर प्राइस, पहला तरीका कि सर स्टॉक मार्केट में कितने का, मैंने स्टॉक मार्केट खोली और सर मुझे शेयर प्राइस पता चल गई कि सर शेयर प्राइस इसकी चल रही है फॉर एग्जांपल 152 रुपीस, मानते हो? इज इक्वल टू सर इन्होंने अभी अभी डिविडेंड कितना दिया? सर इन्होंने अभी अभी डिविडेंड 6 रुपए दिया, अभी अभी। अपने को अभी अभी नहीं चाहिए, कब का चाहिए? अगले साल का। 1 प्लस सर ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके थे सर, कौन कौन सा? पास्ट और फ्यूचर। सर कोई भी डाटा दे रहा है, पास्ट तो होता ही है कंपनी में अवेलेबल, सर उस बेस पे मैंने ग्रोथ रेट निकाली और सर ग्रोथ रेट निकली कितनी? 4%। ऐसा माइनस ग्रोथ रेट कितना? 4%। क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बात मानते हो? बात मानते हो मैथमेटिकली? सर क्या मुझको सॉल्व करके बताओगे एज पर मैथ्स? वालेकुम सलाम। आ जाओ जहाज बनने के लिए। 4 क्लास से गायब करके 5वीं क्लास में आएगा तो क्या लगता है, समझ में आएगा? लिए यूट्यूब पे क्लास ले ली थी, आ जाओ जहाज बनेंगे। बैठो बैठो बैठो, कर लो जहाज बनेंगे। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 8.1%। ऐसा सर क्या किया आपने? हमने बोला सर P0 D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। सर मैथमेटिकली सुनिएगा, ये यहाँ पे डिवाइड वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, D1 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह के डिवाइड। सर KE इज इक्वल टू क्या? ये माइनस का इधर आगे प्लस का। सर क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे? उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे सर कॉन्सेप्ट कहां बना था? घूमता फिरता है, कहां तक आया? यहां तक आया। आप लोगों जो मैंने पहला पेज छुड़वाया था समरी का, भाई वहां पे आप ये फॉर्मूला लिख लें। सर क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। ये तो हमें पता है ना, एकदम हमने मार्केट वैल्यू पे लिखा हुआ है ना। एक ही बात है, एक ही बात है यार, मैथ्स है यार, 2 क्लास वाली है तो। हाँ वो लिखो, ये लिखो, फिर नीचे करके लिख दो डॉट 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 ड्राइव करके, वो बन गया। कैसा? जी अहमद ऐसा ही है। चलें सर उसके नीचे फॉर्मूला लिखे भाई, ये समझ में आया? ये वही पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है। हाँ गुड क्वेश्चन। अरे कहाँ समझ में आएगा तेरे यार? अरे चल अभी पढ़ाने तो दे, कॉन्सेप्ट तो देने दे। अभी नहीं दिया, पुराना दिया। भाई यूट्यूब पे 4 लेक्चर पढ़े हुए हैं, वो देख कर आता कि आज की क्लास तो समझ में आए। हाँ बस हाँ, लेकिन ये लेक्चर ले लेना 4, ये अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। तुम्हें भी कोई ना बहुत ही कोई अजाब और पहाड़ लग रहा होगा ये। हलवा है, बैठे ना सारे। कॉस्टिंग से आसान है ये, इस बात की भाई की गारंटी है। कॉस्टिंग भी आसान है यार, इंशाल्लाह कॉस्टिंग भी आसान है। चले बॉस आगे बढ़े भाइयों, आगे बढ़े। वही चीज है, सेम पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट हम लोग। आओ लड़के, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था मेरे पास? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटल, एसेट, प्राइसिंग मॉडल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? CAPM। सर आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं।
सर आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कैपिटल, एसेट, प्राइसिंग, मॉडल, मेथड। एक ही बात है भाइयों, जरा गौर से समझेंगे। अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, चीज समझ में आ जाएगी। ऐसा सुने, सुने भाई तवज्जो के साथ। आज का टारगेट हमारा यही है, CAPM समझना, इसको समझना। सर सीन क्या है? सुने सुने, हमने बोला भाई एक बात बताएं सर, एक बात बताएं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए। सर कितने पैसे आपके पास? 10 लाख रुपए। मैंने बोला सर आपके पास अगर 10 लाख रुपए आ गए, सर किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? 10 लाख बोले तो 1 मिलियन। हमने बोला सर किस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे? कारोबार नहीं करना आपने, सर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी में भी पैसा नहीं लगाना। सर किस में पैसा लगाएंगे? आपने बोला भाई मुझे अपनी जिंदगी में टेंशन नहीं चाहिए, मुझको अपनी जिंदगी में टेंशन नहीं चाहिए, मुझको अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरा पैसा डूब जाए। मैं सर क्या करूंगा? कहां रखूंगा ये पैसा? सर बैंक में रखूंगा, सूद खाऊंगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? बैंक में रखूंगा और सूद खाऊंगा। एग्री? किसी को एतराज? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने बोला सर कि इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा मैं या तो किसी कंपनी के डिबेंचर ले लूं, मैं किसी कंपनी के डिबेंचर ले लूं। सर देखा जाए वो भी तो एक तरह से सूद खाना ही होता है कि सर अगर तो कंपनी लॉस करे, प्रॉफिट करे, कुछ भी करे, तब भी आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। एग्री करते हो? मैंने बोला सर कंपनी डूब गई तो, बैंक भाग गया तो, है तो रिस्क कम है, कम है लेकिन है तो, कम है लेकिन है तो। एग्री करते हो? मैंने बोला सर और टेंशन नहीं पालनी, ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के कंपनी का दफ्तर देखते हुए जा रहे हो, हाँ सर ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, इसने डिवेंचर दिए हुए हैं। बता रहा है सुबह सुबह जाते हुए बैंक की ब्रांच गिनते हुए जा रहे हो, हाँ सर पूरी ब्रांच है, कोई ब्रांच बंद नहीं हुई है। सर अपने को टेंशन ही नहीं चाहिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने बोला सर गवर्नमेंट तो नहीं भागेगी ना, गवर्नमेंट तो नहीं भागेगी ना, गवर्नमेंट के पास हम पैसा रखवा देते हैं, सर गवर्नमेंट हमको सूद देगी। ये जो आपकी कौमी बचत की स्कीम है, ये जो जगह जगह एक बैंक खुले हुए हैं जो नेशनल सेविंग के नाम से होते हैं, उर्दू में लिखा होता है इसको कौमी बचत स्कीम है। सर ये क्या होता है? ये आप पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, किसको? बैंक को, और बैंक वाला आपको उसके ऊपर सूद दे रहा है। वो कौमी बचत बेसिकली क्या है? बैंक को, गवर्नमेंट को मुल्क चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो आपसे, पब्लिक से भी पैसे लेती है और आपको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट दे रही होती है। एग्री करते हो? सर अब तो टेंशन नहीं है ना, गवर्नमेंट तो नहीं भागेगी ना, पाकिस्तान तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, गवर्नमेंट चेंज होगी दूसरी आ जाएगी, गवर्नमेंट चेंज होगी दूसरी आएगी, आपको आपका सूद मिलता रहेगा। और जब आपको जरूरत पड़ेगी आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस किया जाएगा। बात मानते हो? मैं इसको कह सकता हूं सर टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं, मैं इसको मैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं, फ्री रिटर्न का मैं इसको नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं सर इसको मैं? रिस्क फ्री रिटर्न। RF बोलूंगा, रिस्क फ्री रिटर्न। हाँ रिस्क फ्री रिटर्न। सर मतलब मैंने पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे मुझे टेंशन नहीं पालनी है, मुझे ये नहीं सोचना कि सर मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसे को कुछ नहीं होगा और मुझको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सर वो कौन सी जगहें होती हैं? सर बैंक में पैसा रखवा लो, देखा जाए वो भी रिस्क फ्री है, सही है। किसी कंपनी के डिबेंचर ले लो सर, देखा जाए वो भी रिस्क फ्री है। नहीं सर और रिस्क फ्री चाहिए, और रिस्क फ्री चाहिए तो आप किसी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले लो। क्या बोला मैंने? सिक्योरिटीज का मतलब वो नहीं कि सर आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं। सर सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? आप उसके इंस्ट्रूमेंट ले लो, आप कौमी बचत के सर्टिफिकेट होते हैं वो ले लो। एग्री करते हो? सर ये मेरे पास कहलाता है रिस्क फ्री। एग्री करते हो? एग्री करते हो? किसी को एतराज? सर लॉजिक क्लियर हो रही है? सर मैंने बोला रिस्क फ्री रिटर्न है मेरे पास फॉर एग्जांपल 6%। सर क्या मतलब कि मैं अगर बैंक में 10 लाख रुपए रखवाऊंगा, मुझको सालाना सूद कितना मिलेगा? 6%। सर परसेंटेज का मतलब हमेशा पर एनम होता है, परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या होता है? एनुअली पर एनम। मैंने बोला नहीं सर थोड़ा रिस्क लेना है, सर थोड़ा डेयरिंग करना है, इसमें रख देंगे तो कितना परसेंट मिलेगा? 6%। सर अपने को कारोबार नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा डेयरिंग करना है। सर क्या करें? सर क्या करें? है बॉस? मैंने बोला सर हमने सुना है
कि एक मार्केट होती है जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट, ऐसा ही है सर? हमने सुना है सर यहाँ पे लोग जो है ना वो करोड़पति हो जाते हैं। हमने बोला सुना है सर यहाँ पे को सट्टा चलता है, आप शेयर खरीदते हैं कितने का, 12 रुपए का, सुना है वो 1200 का भी हो जाता है 2-3 महीने के अंदर, होता है वो 12 रुपए में भी आ जाता है। लेकिन सर हमने रिस्क लेना है, हमने डेयरिंग करना है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सुनना भाई, हमने बोला सर स्टॉक मार्केट कौन सी मार्केट होती है? सर स्टॉक मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले और बेचने वाले, जहां पे कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले और शेयर्स बेचने वाले वो पहुंच रहे होते हैं और शेयर खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, एक मार्केट है। एग्रीड? एग्रीड। हमने बोला सर अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो सर मुझको क्या मिलेगा? सर मुझको डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सुनना जरा और से। सर मैंने एक कंपनी के शेयर्स लिए, सर मैंने कंपनी के शेयर्स लिए, उसके शेयर ने 100 रुपए के, कितने के मेरा भाई? 100 रुपए के। सर ये डिविडेंड दे रहा है 4 रुपए का। शेयर प्राइस कितनी है? सर शेयर प्राइस कितनी है? 100 रुपए, और डिविडेंड पर शेयर कितना है? 4 रुपए। भैया कितना परसेंट बना? मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर कितने का खरीदा? 100 का, और डिविडेंड मिला 4 रुपए का सालाना, कितना परसेंट सर? ले लूं शेयर? तो भाई टेंशन क्यों पाल रहा है बिला वजह? यहाँ पे तो टेंशन पाल रहे हो। यहाँ पे बगैर टेंशन के, बगैर रिस्क के कितना मिल रहा है? बगैर टेंशन के कितना मिल रहा है? 6%। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला बेकार है भाई, क्यों ले रहे भाई यहाँ पे? अच्छा, अब मैंने बोला सर ये कंपनी, इसका शेयर है 80 रुपए का, और सर ये डिविडेंड दे, हाँ भाई क्या बोलते हो? सर ये हिस्ट्री रही है इसकी, ये हिस्ट्री रही है, इतना देता है वो मोर और लेस। सर ले क्या शेयर? ले के नहीं ले? ले। एग्री करते हो? सर सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अगर मैं रिस्क के लिए जा रहा हूं तो मुझको रिटर्न कम मिलेगा, तो बेड़ा करा के उधर जाओ भाई। एग्री करते हो? सर क्या लॉजिक हुई, क्या कॉन्सेप्ट बना? आवाज क्लियर है ऑनलाइन वालों? हमने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो मैं रिस्क लूंगा तो सर मुझे रिटर्न, मुझे मुनाफा, मुझे फायदा इससे ज्यादा आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? सर इसका मतलब क्या हुआ? CAPM वाले ने क्या बात बोली? सर CAPM वाले ने बात बोली कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या मतलब? शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? शेयर होल्डर बोले तो वो आपकी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, वो आपकी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो वो बोलेगा सर मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, कंपनी डूब भी सकती है, मुझको रिटर्न 6% से ज्यादा चाहिए। मानते हो? मानते हो? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? रिस्क फ्री रेट प्लस ज्यादा चाहिए, 6% से ज्यादा चाहिए। किसी को एतराज? सर किसी को एतराज? लॉजिक क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट बन रहा है। सर पैसा आप कहां इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो? सर पैसा आप कहां इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो? स्टॉक मार्केट में। मैंने बोला सर कि स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? 15%। सर तो बी लिमिटेड देना ना। स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? आओ जी, स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं सर। पाकिस्तान में मैं बता दूं कि 692 कंपनीज हैं। हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेके चलते हैं। डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, डन। सी लिमिटेड का शेयर कितने का है? मेरा भाई सी लिमिटेड का शेयर है फॉर एग्जांपल 140, और ये डिविडेंड देता है सर फॉर एग्जांपल 22 रुपए का। सर डी लिमिटेड का शेयर जो है वो 80 रुपए का है। सर लेट सपोज 5 कंपनीज है। लेट सपोज कितनी कंपनीज है? 5 कंपनीज है। सर टोटल कितनी, अगर मैं हर कंपनी का एक शेयर ले लूं तो मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 5390। और सर हर कंपनी का मैंने एक शेयर लिया, कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने? 5390। डिविडेंड कितना कमाया? 110। बॉस कितना? 2%, 2.48।
2.04%, 2.04। मैं थोड़ा नंबर चेंज कर रहा हूँ 163 अब कितना परसेंटेज थोड़ा कितना जगह 3.89। अब कितना सर अब चले सर आगे बढ़ेंगे भाई हमने बोला सर मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है 23.59 सर सुने मैंने बोला सर अगर मैं टेंशन नहीं पालू विदाउट एनी रिस्क कितना रिटर्न और अगर मैं रिस्क लूं पूरी मार्केट का रिटर्न यानी कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है 23 सर अगर मैं रिस्क उठा रहा हूं अगर मैं रिस्क बेयर कर रहा हूं तो कितना इजाफी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर मैंने सही बता रहा 17.59 मानते लॉजिक ले रही मैंने बोला सर अगर तो मैं रिस्क नहीं उठा रहा तो कितना परसेंट रिटर्न उठा रहा हूं 6%। अगर मैं रिस्क उठा रहा हूं और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं कुछ नहीं पता सर डिविडेंड मिले ना मिले कम मिले ज्यादा मिले तो सर मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा 23.5 रिस्क की वजह से रिटर्न मेरा बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 17.59%। इसको मैं क्या बोलूंगा रिस्क प्रीमियम बात मानते हो प्रीमियम का मतलब एडिशनल प्रीमियम का मतलब क्या होता है एडिशनल रिस्क उठाने जा रहा हूं तो प्रीमियम सुने सर ये रिस्क प्रीमियम मतलब क्या बोला जाएगा सीएपीएम वाले ने क्या बोला कि सर अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न 6% से रिस्क फ्री से ज्यादा चाहिए कितना ज्यादा चाहिए सर रिस्क प्रीमियम वाला चाहिए एग्री करते हो कितना ज्यादा चाहिए रिस्क प्रीमियम कितना 17 पॉइंट सर मैं बोलूंगा 6% प्लस 17.59%। सर किसी को एतराज मेरा भाई किसी को एतराज सुने सर ये आपने 17.59% कैसे निकाला मेरा भाई आपने कैसे निकाला 23.59 माइनस 6% बात मानते हो दूंगा रिटर्न ऑन मार्केट के अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलूंगा आरएम कैसे कैलकुलेट किया आरएम माइनस आरएफ सर बात मानते हो तो सर इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया सीएपीएम वाले ने सर गौर से तवज्जो के साथ सर इसने बोला कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर सर शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा सर आपसे जो रिस्क फ्री से ज्यादा और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उसका प्रीमियम तो सर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा 23.5 एग्री करते हो सर कौन सा शेयर होल्डर पीएसओ का आपकी कंपनी कौन सी है किसका वैग निकाल रहे हो किसकी बात कर रहे हो पीएसओ की लकी सीमेंट की किसकी निकाल रहे हो हमने बोला सर फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं पीएसओ की सर ये तो मार्केट का रिटर्न है क्या पीएसओ का रिटर्न इतना ही होगा नहीं सवाल जो मार्केट में खतरात है जो मार्केट में रिस्क है क्या पीएसओ का रिस्क उतना ही होगा लॉजिक समझ में आ रही है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसका सर एक कंपनी का हम पूरी मार्केट का तो नहीं निकाल रहे हम तो वैग निकाल रहे हैं किसी एक कंपनी का ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड का एग्री करते लेट्स सपोज पीएसओ लिमिटेड का लेट्स सपोज हम पीएसओ लिमिटेड का कैलकुलेट कर यार अपना अहमद वो जूम आउट हो गया सारे बच्चे भी दिख रहे हैं सही चले डन है बॉय चले सर
तो हमने बोला सर कि मैं किसका वेग कैलकुलेट कर रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर। सर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का कर रहा हूं, पीएसओ का। सर पीएसओ का शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? आप पीएसओ का बैक निकाल रहे हो, पीएसओ का शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? बोलेगा सर मुझको रिस्क फ्री से तो ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? अगर मैं मार्केट में आया तो मैं जितना रिस्क बेयर कर रहा हूं सही, उसका प्रीमियम मुझको चाहिए एडिशनल इतना। एग्रीड? 17.5। सुनना सर, अगर तो पीएसओ का शेयर मार्केट के रिस्क से ज्यादा, 17.59 से भी ज्यादा चाहिए, बात मानते हो? कैसे? फॉर एग्जांपल सर ये लेट्स सपोज ये पीएसओ है, लेट्स सपोज ये पीएसओ है सर, इसमें रिस्क फॉर एग्जांपल हमने बोला सर कि ये कंपनी जो है इसमें रिस्क बहुत कम है। किस किस्म का रिस्क, वो भी हम बात करेंगे। किस किस्म का रिस्क, मैं भी बात कर देता हूं सर। अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिए हुए हैं सर, सूद भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अगर सारा का सारा सूद खा जाएगा तो सर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या बचेगा? सर कुछ भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके अच्छा खासा है सर, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत कम है। क्यों? अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट खा गया। एग्री करते हैं? वो तो देना ही देना है, आपने बोरिंग इतनी ज्यादा की हुई है सर। इसका मतलब ये हुआ वो कंपनीज जिसमें बोरिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है सर, उसमें रिस्क ज्यादा है। एग्री करते हो? शेयर होल्डर के हिसाब से तो भाई अगर तुमने इनका सूद का पैसा नहीं दिया, ये कोर्ट जाके कंपनी को बंद करवा के एसिड बिकवा के अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ये बाकायदा कानून है सर। रिस्क ज्यादा है। एग्री करते हो? मैंने बोला सर इसमें बोरिंग है, मैंने बोला नहीं सर हमारी कंपनी ने बहुत ज्यादा बोरिंग की हुई है, मैं इस कंपनी के शेयर क्यों लूं? सर मैं बहुत ज्यादा रिस्क उठा रहा हूं, तो सर मुझे रिस्क प्रीमियम मार्केट का नहीं चाहिए बल्कि इससे भी ज्यादा चाहिए। बात सर नहीं, मैंने क्या बोला? तो सर इन्होंने बोला इस रिस्क को हम लिखते हैं इक्विटी बीटा से। क्या लिखते हैं बॉस? इक्विटी बीटा से। इक्विटी बीटा क्या होता है अभी हम वो डिस्कस करने जाएंगे। अभी आप लोग को सिर्फ इतना समझना है, क्या इतनी चीज समझ में आई? इक्विटी बीटा अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, वो आएगा तुम लोग को 15 से 20 मिनट बाद। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या समझाया दोबारा सर एक दफा फिर से सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैग का सवाल बगैर इसके नहीं बनेगा, वैग का सवाल बगैर इस कॉन्सेप्ट के नहीं बनेगा। सुनिएगा सर, CAPM एक मॉडल है, इसने क्या बोला सर? इसने बात की है, इसने क्या बात की है? इसने बोला सर शेयर होल्डर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। सर शेयर होल्डर आपकी कंपनी के शेयर क्यों खरीदेगा? सर उसके बाद एक ऑप्शन है, वो जाके कौमी बचत से जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ले ले, या बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट करा दे, या किसी कंपनी के डिबेंचर लगा दे। सर बगैर किसी टेंशन के कितना % सूद मिलेगा इसको? 6%। वो अगर आपकी कंपनी के शेयर ले रहा है तो सर उसकी सोच में क्या बैठा हुआ है? उसको रिटर्न इससे ज्यादा चाहिए। तो रिस्क फ्री रेट पैसा डिबेंचर भी नहीं लगा रहा, कौमी बचत की स्कीमों पे नहीं लगा रहा, रिस्क फ्री पे नहीं लगा रहा, बल्कि किस पे लगा रहा है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? सर स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे रही है समराज? स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइस, उनका डिविडेंड, यही रिटर्न है ना भाई, किसकी शेयर प्राइस कितनी है और उसका डिविडेंड कितना है। सर कितना रिटर्न दे रहे हैं? 23.59। यानी कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, इन स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? 23। सर और अगर तो कितना रिटर्न मिलेगा? 6%। यानी कि अगर मैं रिस्क पालूंगा तो मेरा रिटर्न कितने से बढ़ रहा है? 17.59। सर रिस्क प्रीमियम कहलाएगा, रिस्क लेने की वजह से मेरा रिटर्न बढ़ रहा है। एग्री करते हो? सर शेयर होल्डर ये तो लेगा प्लस प्रीमियम भी लेगा, ये लेगा प्लस प्रीमियम भी लेगा। बात मानते हैं? एग्रीड। फिर हमने बोला सर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की किसी एक कंपनी की, सर पीएसओ की लो या लकी सीमेंट की लो, क्या स्टॉक मार्केट में जो रिस्क है क्या पीएसओ का भी वही रिस्क है? लकी सीमेंट का रिस्क बहुत कम है।
क्यों सर? लकी सेविड में उन्होंने उधार ही नहीं लिया हुआ, सारा उनका अपना पैसा है, उनको टेंशन ही नहीं है सूद की। कैश फ्लो बड़ा स्ट्रांग है, जो माल खरीदते हैं सब बिकता है। सर मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? 23.5। हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट है मार्केट के हिसाब से? मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? मार्केट का रिस्क के मुकाबले में लकी सीमेंट का रिस्क कैसा है? कम है। अगर मुझे 20% भी रिटर्न मिलेगा लेंगे। एग्री करते हो? अगर मुझे 19 भी मिलेगा तो मैं ले लूंगा। लॉजिक समझ में आई? क्यों? रिस्क बहुत कम है। ये कहलाता है इक्विटी बीटा। वो कंपनीज जिनकी गियरिंग, जिनके लोन बहुत ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा रिस्क है, पेल वाले हो गए और अपना एंग्रो वाले हो गए, ओके जी, रिफाइनरीज हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा बोरिंग की हुई है, सर मुझे रिटर्न 23 से भी ज्यादा चाहिए, 24 चाहिए, 25 चाहिए, मार्केट से भी ज्यादा। एग्री करते हो? सर ये फैसला कौन करता है? इक्विटी बीटा। बात समझ में आई? तो सर इक्विटी बीटा का मतलब क्या है? सर इक्विटी बीटा का मतलब क्या है? रिस्क। बात समझ में आई? तो भाई मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस आरएफ और इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे होगा अभी वो सीखते हैं। क्या मैं ये मिटा सकता हूं? या मेरे ख्याल से तुम लोग हेडिंग बना लो, सीएपीएम और कॉन्सेप्ट की एग्जांपल देके लिख लो, ताकि जब इसको रिकॉल करो तो मेरी बात याद आना शुरू हो जाए कि हमने इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाया था। और जो पहला पेज हमने समरी का छोड़ा है वहां पे फॉर्मूला लिख दो। अगर हम डायरेक्ट कंपनी के लिए क्या होता है? अगर डायरेक्ट मार्केट का रिटर्न नहीं देगा, स्टॉक मार्केट का रिटर्न डायरेक्ट कंपनी का देगा, किसी एक कंपनी का देगा। नहीं, मुझे डिविडेंड पता नहीं होता ना, डिविडेंड तो बाद में पता चलेगा जब कंपनी अनाउंस कर देगी। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है? सारी कंपनी एक साथ पूरी मार्केट में निकालना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं, हमारी इसकी ये होती है जब ये सीएपीएम का मॉडल बनाया जाता है, उसकी assumption ये होती है कि जो शेयर होल्डर है, जो डिबेंचर होल्डर है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, हर किसी के थोड़े शेयर्स लिए हुए हैं। अगर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो, हाँ, उसका खाली रिटर्न लेंगे, उसका खाली रिटर्न हम ले लेंगे। फिर पूरे स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो 23.5। हाँ, तो बोलो बस इसका मैं निकालूं पीएसओ का और ये उठा के मैं डायरेक्ट ले लूं। सही है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मुझे ये प्राइस और ये प्राइस पता नहीं होती है। चले सर कॉन्सेप्ट की एग्जांपल बना के लिख लें ताकि आपको पता चले कि हमारा कॉन्सेप्ट बना कैसे। हाँ भाई सुनेंगे सर, सुनेंगे तो हमें सीएपीएम वाले का मॉडल समझ में आ गया। सर सीएपीएम वाले का सुनिएगा भाई लोग, सुनिएगा, सीएपीएम वाले का मेरे पास मुझे मॉडल समझ में आ गया। सर ये क्या फरमाते हैं? सर सीएपीएम वाले फरमाते हैं कि शेयर होल्डर तुमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। वो बोलेगा सर मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर ले रहा हूं, मैं रिस्क बेयर कर रहा हूं, सर रिस्क बेयर कर रहा हूं तो मुझे बगैर रिस्क के रिटर्न वालों से ज्यादा चाहिए और मार्केट में रिटर्न कर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो मुझको प्रीमियम चाहिए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर सुनेगा, टर्मिनोलॉजी लिखता जा रहा हूं। सर इन दोनों को मैं माइनस जो हो रहा है इसको मैं रिस्क प्रीमियम कह सकता हूं? कह सकता हूं, ऐसा ही है। सर आरएफ क्या है मेरे पास? आरएफ क्या है मेरे पास? रिस्क फ्री रिटर्न। सर आरएम क्या है मेरे पास? मार्केट रिटर्न। और आर एम माइनस आर एफ, इसको हम रिस्क प्रीमियम भी कह सकते हैं और इसको हम बीई को क्या बोलेंगे? इक्विटी बीटा। सर ये इक्विटी बीटा क्या है? आइए डिस्कस करने चले। सर आइए डिस्कस करने चले। सर सुने भाई लोग, सुने। सर मैं बात करने जा रहा हूं रिस्क की। सर मैं बात करने क्या जा रहा हूं? रिस्क की। सुनिएगा सुनिएगा। सर मुझे एक बात बताइए, रिस्क का मतलब क्या होता है? खतरा। किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या खतरा है? बताता हूं मैं खतरे।
सर किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या खतरा है? सर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब के ऑर्गेनाइजेशन को खतरा किस चीज का है? सर ये लोग इंपोर्ट करते हैं और डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ना जाए, पहला खतरा। सर इन लोगों ने बोरिंग की हुई है, कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ना जाए, ये खतरा। सर ये कंपनी के पास बहुत कैश है, डिपॉजिट करते हैं, इनकी मेन इनकम में इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट का रेट कम ना हो जाए, ये खतरा। एग्री करते हो? सर ये जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी ना हो जाए, ये खतरा। नोकिया का सीन आप सबको पता है, ओके जी, ऑब्सोलीट ना हो जाए। हमने बोला कि सर हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें एक्सपायरी बहुत नियर होती है, लाइक मेडिसिन वगैरह कहीं गुड्स हमारा ना बिके और एक्सपायर हो जाए, ये खतरा। हमने बोला सर हम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना पड़ता है वरना वो बेकार हो जाएगा, लाइक आइसक्रीम वगैरह, वो एक खतरा। सही है। फिर हमने बोला सर अगर मेडिसिन है और जैसे शुगर की वो इंसुलिन वगैरह होती है उसको बर्फ में रखनी पड़ती है, अगर आपने मेडिसिन बना के वो रखी और बर्फ में ना रखी तो सर वो दवाई बेकार हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका बेकार हो जाएगा, वो खतरा। आपने फैक्ट्री लगा दी है सर सवात के अंदर, वहां पे सैलाब आया और फैक्ट्री बह के चली गई, वो खतरा। एग्री करते हो? आपके फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और आपकी फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी जल गई, सर वो खतरा। ये सारे रिस्क है। एग्री करते हो? सर ये रिस्क है। जिस कंपनी में जितना ज्यादा रिस्क होगा, सही है, शेयर होल्डर उसका अगर शेयर खरीदेगा तो वो उतना ही ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। बात बनते हो? हमने बोला सर हमारी कंपनी में सारे खतरे हैं, जितने सारे गिनवाए ये सारे खतरे हैं, बाकी किसी और कंपनी में नहीं है। जो 700 कंपनी है सिर्फ अपनी कंपनी में सारे रिस्क है। सर मेरा शेयर होल्डर मेरे शेयर क्यों खरीदेगा अगर मैं उसको मार्केट से ज्यादा रिटर्न दूंगा? एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर? सर तो इक्विटी बीटा किसको रेफर कर रहा है? सर इक्विटी बीटा रिस्क को रेफर कर रहा है। सर मैं बात कर रहा हूं रिस्क के, मैंने 2 टुकड़े किए। एक का मैंने नाम दिया सिस्टमैटिक रिस्क, एक का मैंने नाम दिया अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर ये सिस्टम का मतलब क्या है? सर ये आपकी इकोनॉमी सिस्टम का रिस्क, ये आपकी मईशत जहां पे कारोबार किया जाता है, बिजनेस का, कारोबार का, मईशत का रिस्क, और ये आपके कौन से? सर आपके इकोनॉमिक सिस्टम का रिस्क नहीं। सर फॉर एग्जांपल, सर क्या कारोबार को ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अनसिस्टमैटिक हो, जो इकोनॉमी तुम्हारे मईशत का पार्ट ना हो? कौन से? सर ये बिजनेस का हिस्सा है, आग लग गई, कुछ हो गया, ये आपकी इकोनॉमिक सिस्टम होती है। सर सुने, फॉर एग्जांपल सुनिएगा, हमने बोला सर वो रिस्क जो कि आपके मईशत का पार्ट नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम का, आपके बिजनेस सिस्टम का पार्ट नहीं, बिजनेस सिस्टम का पार्ट नहीं। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल के आईफोन, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, सर उसका मालिक कौन था? स्टीव जॉब्स था, मर गए, ऐसा ही है। हमने बोला सर जब वो मर रहे थे या जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे 1-2 साल पहले जब उनकी सेहत खराब हो गई थी, तो सर रिस्क क्या है कि सर अगर वो मर गए तो कंपनी डूब जाएगी। एग्री करते हो? सर उस जमाने में रिस्क था, अभी नहीं है, उस जमाने में था शेयर होल्डर के पास कि सर ये बंदा मरेगा, ये कंपनी को लेके चल रहा है तो कंपनी डूब जाएगी। उस जमाने में रिस्क था, लेकिन वो रिस्क कवर हो गया, वो रिस्क पे कोई इंपैक्ट नहीं आया कंपनी पे। एग्री करते हो भाई? तो मैं बोल रहा हूं सर अगर तो सीईओ की डेथ हो गई तो सर आपका कारोबार डूब जाएगा। एग्री करते हो? सर वो रिस्क तो होता है ना, उस वक्त तो रिस्क होता है ना। हाँ भाई, जब एप्पल के उस जमाने में एप्पल की शेयर प्राइस नीचे गिर रही थी, जब वो बंदा जो है ना वो मर रहा था, बीमार था, वो उसकी शेयर प्राइस नीचे गिर रही थी, लेकिन बाद में लोगों ने ऐसा संभाल लिया उसको कि वो सेट हो गई। उस वक्त तो रिस्क था ना, क्यों? जब भी तो है अनसिस्टमैटिक सर, जब ये तो अनसिस्टमैटिक। आगे बढ़ेंगे भाई। सर अनसिस्टमैटिक जो आपके मईशत के रिस्क का पार्ट नहीं होता, लेकिन बिजनेस में वो रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है। और बताओ भाई, चलो हो गया। आपने बोला सर सुने
सुने जी, सुने 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 जी, सुने। हमने बोला सर, हमने बोला यार कि कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर, अच्छा जी, हमने बोला सर अनसिस्टमेटिक रिस्क जो आपके बिजनेस के, जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं होता। फ्रॉड हो गया, आपके कोई एसिड लेके गायब हो गया, कोई जो इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। सुने जी, सुने, ये बिजनेस रिस्क होता है। इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा होता है? इकोनॉमिक सिस्टम जो कि आपके मईशत का, आपके बिजनेस का, आपके कारोबार का पार्ट है। सुनिएगा, हमने बोला सर कौन कौन से रिस्क मईशत का? सर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या बिजनेस को इंपैक्ट आएगा? डॉलर का रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या बिजनेस को रिस्क आएगा? सर पूरा पीएनएल हिल जाएगा, एक्सचेंज गेन लॉस। ऐसा हमने बोला सर कि अगर तो डॉलर बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट यानी कि आपकी परचेज प्राइस बढ़ रही है। सही, सेलिंग गुड्स, एग्रीड। हमने बोला अगर महंगाई बढ़ रही है तो सर सेल कम होगी, आपका जो गुड्स है वो एक्सपेंसिव गुड्स है, लग्जरी आइटम है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, अब आपका गुड्स नहीं खरीदेंगे, चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाएंगे। आप एग्री करते हो? आटा दाल चावल ये खा ले, बड़ी बात है। एग्री करते हो भाई? ये आपका कौन सा रिस्क है? सिस्टम का रिस्क है। सर इस सिस्टमैटिक रिस्क को दो कैटेगरी में तोड़ा, इस सिस्टमैटिक रिस्क को दो कैटेगरी में तोड़ा। एक का नाम दिया बिजनेस रिस्क, एक का नाम दिया फाइनेंशियल रिस्क। सर बिजनेस रिस्क से मुराद वो रिस्क जो कि कारोबार को हिट करेगा, वो रिस्क जो कि कारोबार को हिट करेगा। सर फॉर एग्जाम्पल, सर मेरे पास जो प्रोडक्ट है, वो ऑब्सोलीट हो गया। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी वाले कंपनी है सर, हम लोग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और इनोवेशन ही नहीं कर रहे। नोकिया क्यों डूबा? सर क्या उसका क्या इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया था? सवाल। सर क्या डॉलर का रेट गिर गया था, कम हो गया था? सवाल। क्या उसने लोन बहुत ज्यादा ले लिए थे? नहीं सर। क्यों? सर प्रोडक्ट उसके बेकार हो गए। क्यों? इनोवेशन ही नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी गुड्स था। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर एक रिस्क बिजनेस को डुबा देगा। दूसरा भैया तो आपका गुड्स अगर तो लग्जरी आइटम वाला, आप चॉकलेट को स्पेशल चीज बना के बेचते हैं और पाकिस्तान में बना रहे हैं और बेच रहे हैं। हमने बोला सर अब महंगाई इतनी हो गई है, लोग अब चॉकलेट कम खाते हैं या खाते ही नहीं है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर बेसिक नेसेसरी पूरी कर ले, क्या बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा? यस सर। इसकी वजह से मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कम बिकेंगे। एग्री करते हो? इसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कम हो जाएंगे। किसी का एतराज? सर लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं? सर ये कौन सा रिस्क है मेरे पास? कारोबार का रिस्क। सर ये कौन सा होता है मेरे पास? फाइनेंशियल रिस्क। बोले तो सर सब सही है, बिजनेस सेट चल रहा है, यूनिट सब बिक रहे हैं। सर यूनिट सब बिक रहे हैं, सब बेहतरीन है और इंटरेस्ट का रेट और हमारे पास जो है ना वो एक्सचेंज रेट का भी कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बहुत आला आया। जब मेरी नजर पड़ी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, कुछ भी नहीं बचा। कौन खा गया? इंटरेस्ट। क्यों खा गया? सर आपने लोन बहुत ज्यादा लिए में। सर क्या कंपनी को रिस्क है? सर बहुत ज्यादा रिस्क है। क्या ये रिस्क कौन सा कहलाएगा तुम्हारा? फाइनेंशियल रिस्क कहलाएगा। सर फाइनेंशियल रिस्क का मतलब गियरिंग। बात मानते हो? गियरिंग बोले तो पता है ना सबको, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या फिर डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। ओके, या इसका एक और होता है, क्या होता है सर? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। बात मानते हो? सर जिस कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन उठाए हुए हैं, सर ये रिस्क तो है ही है, ये रिस्क भी है। बात मानते हो? नोकिया ने सर अगर तो बहुत ज्यादा लोन उठाए हुए थे और वो इनोवेशन भी नहीं कर रहे थे, कोई नई चीज भी नहीं लेकर आ रहे थे और लोन बहुत ज्यादा उठाए हुए हैं, सर इसका मतलब है एक तो उनका गुड्स यूनिट नहीं बिक रहा, एक मार उसको ये पड़ी, सही, दूसरा सूद तो देना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए, ये मार भी पड़ी, दोनों मार पड़ी, दोनों रिस्क बेयर कर रहे हैं। एग्री करते हो? शेयर होल्डर कौन से रिस्क को देखेगा?
फाइनेंशियल, ये बिजनेस। शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हुए कौन से रिस्क को देखेगा? फाइनेंशियल। ये इसको नोकिया के शेयर खरीद लोगे? नोकिया खत्म हो रही है, वही बटन वाले आ रही है, इंटरेस्ट जीरो। दोनों देखेगा लड़के, दोनों देखेगा सर। शेयर होल्डर जो है किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हुए क्या सोचेगा सर? दोनों देखे। ये देखेगा, ये देखेगा नहीं सर, ये इस पे फोकस नहीं करेगा। वो बोलेगा सर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आओ, सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आओ, सिस्टम के अंदर वो सिस्टमैटिक रिस्क देखेगा। भी देखेगा सर लकी सीमेंट को, पीएसओ को कौन सा रिस्क है? सर पीएसओ को कौन सा रिस्क है? सर पीएसओ को बिजनेस रिस्क भी है और फाइनेंशियल रिस्क भी है, दोनों रिस्क है, दोनों रिस्क है। बिजनेस रिस्क तो सर हर किसी को होगा, हर किसी का अलग अलग किस्म का होगा। बिजनेस रिस्क हर किसी को, हर किसी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, हर किसी का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है। एग्री करते हो भाई? ये फाइनेंशियल रिस्क किसको होगा सर? सुने सर, फाइनेंशियल रिस्क किसको होगा? जिस जिसने उधार पकड़ा हुआ है, जिस जिसने डेट फाइनेंसिंग की हुई है, उसको ये रिस्क। एग्री करते? एग्री? लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एक फील्ड की सारी कंपनीज को सेम होगा। क्या खूबसूरत बात कर दी, क्या खूबसूरत बात कर दी आपने सर, बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने सर। रिफाइनरी का काम क्या होता है? क्रूड खरीद के पेट्रोल बेचना। नेशनल रिफाइनरी को भी बिजनेस रिस्क वही। एग्री करते हो? पाकिस्तान अरब रिफाइनरी को भी बिजनेस रिस्क वही, पाकिस्तान रिफाइनरी को भी बिजनेस रिस्क वही। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो और पता नहीं अल्लाह भला सर, हर किसी को ये रिस्क फेस करना पड़ेगा। हर यानी के मैं कह सकता हूं एक इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री से मुराद सीमेंट इंडस्ट्री, उसकी हर कंपनी को बिजनेस रिस्क सेम फेस करना पड़ेगा। लेकिन सर फाइनेंशियल रिस्क सबका कैसा होगा? किसी ने लोन लिया है, किसी ने लोन ले लिया सर। बिजनेस एक शेयर होल्डर सर कौन से रिस्क को देखेगा? इसको कि इसको? दोनों को। तो सर ये इक्विटी बीटा का मतलब कौन सा रिस्क? कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क। कौन सा रिस्क मेरा भाई? सिस्टमैटिक रिस्क। बात मानते हो सर? सिस्टमैटिक रिस्क बोले तो सर कौन कौन सा रिस्क? बिजनेस रिस्क भी और प्लस फाइनेंशियल रिस्क भी। क्या सबों को बात समझ में आ गई? क्या सबों को बात समझ में आ गई सर? किसी का एतराज? अब सुनना सर, दो कंपनीज हैं ऑयल वाली, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी ने गियरिंग की हुई है, लोन उठाए हुए नेशनल रिफाइनरी ने। पाकिस्तान रिफाइनरी ने लोन नहीं उठाए हुए। किसका के ज्यादा होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोबारा दो कंपनीज हैं, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान। सर दोनों का कारोबार सेम है, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोल बना के बेचते हैं। हमने तो इक्विटी रेशो बोले तो गियरिंग रेशो सर इसका है 60%, यानी कि टोटल फाइनेंसिंग में 60% पैसा किसका डाला हुआ है? उधार का सर 0%। सर शेयर होल्डर किसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ज्यादा? और इसमें बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोल दिया? सर सुने, अब बताइए लड़के, अब बताओ सर, लड़के अब बताइए, दोनों में बराबर। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं सर? बात समझ में आ रही है? CAPM वाले की दुनिया का सबसे कामयाब मॉडल। लॉजिक है सर। बक्का बात समझ में आई मैंने क्या फरमा दिया सर? किसी का एतराज का? सर वो चार्ट बना लेंगे। हाँ चले सर, उसको कॉपी करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको CAPM का मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
पक्का? हाँ लड़के यार ये भी कोविड आया था ना, इकोनॉमी सिस्टम का नहीं था, अचानक आ गया, सारे कारोबार की ऐसी की तैसी हो गई। लिख दो कोविड। सिस्टमैटिक रिस्क नहीं था, लेकिन दुकानें बंद, कारोबार बंद, सब बंद, हर किसी को लॉस हुआ कोविड। सर ये हमने कोई गलत प्रोडक्ट बना के बेच, हाँ हमने मेडिसिन बना के बेच दी गलत, सर हमारी काम हमारा तो ये बिजनेस रिस्क में आएगा। भाई लेट्स सपोज आप तजुर्बे कर रहे थे, फाइजर वालों ने कोविड की वैक्सीन बनाई और उन्होंने कुछ अनशन बना दी। सर तो अभी ऐसे तो भी होता है, बनाई नहीं लेकिन अभी तो नहीं चलना, ट्रायल हुए और जिस बंदों पे लगाए उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, वो फिट रहे। सही है, होता है, चलना हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ फॉर एग्जाम्पल अब खतरा किसमें, कारोबार पे सर सैमसंग का वो मोबाइल बनाते पटना शुरू हो गए थे और की वजह से है नोट बिजनेस अप टू डेट यूज कर 60% रिटर्न है तो हाँ। 60% रिस्क है। हाँ। हम उससे रिटर्न 160% एक्सपेक्ट करेंगे। किससे? मतलब कि शेयर होल्डर पे नॉर्मल बीई तो रिस्क तो है ही ना पे, हाँ। तो 100% समझ लें यहाँ पे। 100% क्यों समझ ले भाई, वो मैं बताऊंगा निकालना, ऐसे थोड़ी तुमने 100% निकाल दिया। नॉर्मल है ये पूरा, तो कोई रिस्क नहीं है। नॉर्मल रिस्क जो होता है शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे 100% लिखेंगे। 100 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1% से कहाँ से आंसर है? 1 खाली 1 खाली 1 परसेंटेज को पॉइंट्स में लिखो ना। 100% लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। नहीं ना, आगे गलत हो जाएगा ना सारा, 1 होता है। और जैसे 60 है तो क्या लिखेंगे? 60%। नहीं ना, वो मैं सिखाऊंगा, ऐसे नहीं लिखते ना, 160 लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखते, मैं सिखाऊंगा कैसे लिखता है। अभी थोड़ी अपनी तरफ से लिखता रहे। पढ़ा हुआ है भाइयों? क्या सबों को CAPM समझ में आया? सर आसान है, मुश्किल है? ऑनलाइन वालों सिंपल सी बात है सर, जो लोग किताबें बना के बेच रहे थे, जो किताबें होती हैं, सही है, अब वो किताबें PDF में मिलती हैं, बिजनेस रिस्क है नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट तो कम बिके ना। जैसे कि बात हो रही है ऑनलाइन कितना हो गया, क्या आने वाले दोस्तों में ये हाँ अब ऑनलाइन का इतना हो गया सर, फिजिकल क्लास नहीं है, अब इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत नहीं है, 25-30 रूम चेयर की क्लास काफी है। अब 100-150 का जो ऑडिटोरियम होता है, खत्म उसका कॉन्सेप्ट। सर टीचिंग में क्या हो गया, लेक्चर चोरी हो गया, कॉपी हो जाए, रिस्क है सर, बिजनेस का रिस्क है ना, इंस्टीट्यूट का। चले सर क्या हम आगे बढ़े भाई लोग, क्या हम आगे बढ़े? सर मजे की बात, सर सुनेंगे भाई लोग, सुने सर, बात को आगे लेके बढ़ रहा हूं भाई लोग। सर इन दोनों को मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इक्विटी बीटा। सुनिएगा, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इक्विटी बीटा। बोले तो शॉर्टकट में ऐसा। सिर्फ बिजनेस रिस्क को हम क्या बोलेंगे? एसिड बीटा। सिर्फ बिजनेस रिस्क को हम क्या बोलेंगे? एसिड बीटा। बी और ए। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूं सर? एक और चीज, वो कंपनी जिसमें रिस्क 0 है, 1 रुपए का लोन, फाइनेंशियल रिस्क 0 है, बोले तो उधार 1 रुपए का नहीं लिया हुआ, उधार 1 रुपए का नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क 0, डेट 0, फाइनेंशियल रिस्क 0, ये 0, तो सर एसेट बीटा इक्विटी बीटा दोनों कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोल दिया? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? दोबारा मैंने बोला एक कंपनी लकी सीमेंट 1 रुपए का उधार नहीं है, 1 रुपए की उन्होंने बोरिंग नहीं की हुई, सब अपना पैसा, इतना पैसा उनके पास, फाइनेंशियल रिस्क 0, फाइनेंशियल रिस्क 0, इसका मतलब है सिर्फ एक रिस्क बचा, कौन सा रिस्क बचा? बिजनेस रिस्क, और वही तुम्हारा सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क बोले तो इक्विटी बीटा और बिजनेस रिस्क बोले तो एसेट बीटा, दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल रिस्क नाउ मतलब 1 रुपए की उधारी नहीं है। बात समझ में आ रही है भाइयों? पक्का?
जी सर हैंड आउट भेज दी मैंने। सर क्वेश्चन नंबर 21 आइए जनाब। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पानीपत लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास? 1.3। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 5.5 और मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास? 11.2। सर मुझे कौन सी कंपनी के? पानीपत लिमिटेड के मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। मुझे रिस्क फ्री रेट से ज्यादा रिटर्न चाहिए। सर कितना है रिस्क फ्री रेट? मुझे इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए। सर कितना रिटर्न चाहिए? मार्केट जितना? नहीं सर, मार्केट का रिस्क अलग है और मेरा रिस्क अलग है। मैं तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। और कितना? सुनना, 1.3। सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। सर क्या मतलब इसका? अगर जितना मार्केट का रिस्क है उतना ही अगर मेरा रिस्क है तो 1। सुन लो भाई इधर, अगर मार्केट का जितना रिस्क है मेरी कंपनी का भी उतना ही रिस्क है, इसका मतलब है इक्विटी बीटा 1। अगर मार्केट का रिस्क कम है, मेरी कंपनी का रिस्क ज्यादा है, तो कितना? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। अगर क्यों सर? ये कितना बना आंसर बताओगे? टोटल आंसर 12.91%। सुने सर, मार्केट का रिटर्न कितना है? सर मार्केट का रिटर्न कितना है? सर मार्केट का रिटर्न कितना है? 11.2। और मेरे शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न मांग रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रिस्क मार्केट के रिस्क से ज्यादा है। और दिख रहा है तुमको ग्रेटर देन 1, दिख रहा है आपको ग्रेटर देन 1। सर इसको जरा 2 मिनट के लिए कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो और 0.8 रख के करो। कितना? लॉजिक क्लियर? सर सुनना, अगर मैं लिखो इक्विटी बीटा, अगर तो इक्विटी बीटा 1 है, 1 रख के सॉल्व करो। 1 रख के सॉल्व करो कैलकुलेटर भाई। इक्विटी बीटा 1 रखो, आंसर क्या आएगा? 11.2। तो मैं कह सकता हूं कि कंपनी का रिस्क जो है, सर कंपनी का जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क के इक्वल है। कह सकता हूं? एसिड बीटा भी इक्वल होगा। एसिड बीटा छोड़ दे भी। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर मैं अगर बोलूं कि अगर तो इक्विटी बीटा ये क्या होता है? लेस देन 1 है। सर इसको 0.8 रख के करो। 0.8 रख के करो तो इसका मतलब क्या होगा? सर कंपनी का जो रिस्क है वो मार्केट के रिस्क से कम है। मार्केट के, ये होता है ना लेस देन? यस। मार्केट के रिस्क से कम है। क्या बात समझ आई? सर इसको जरा 1.3 रख के सॉल्व किया। इक्विटी बीटा आपने कितना रखा? 1.3, मतलब 1 से ज्यादा। ऐसा ही है ना? सही लिखा ना मैंने? यूं लिखते हैं ना? या मेरे ख्याल से इसको ना यूं लिखा जाएगा। सर क्या करते हैं सर? ये आपने लिख दिया, यूं लिखा जाएगा। लेस देन लिख दिया। यूं? हां, अभी ही लेस देन 1 है। जो पहले सही है। अब सही है। चलिए, मैंने बोला सर अगर तो ये 1 से ज्यादा है, अगर तो ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब मेरे पास मेरे शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12.91। बोले मार्केट से ज्यादा, तो मैं बोलूंगा सर कंपनी का जो रिस्क है वो मार्केट से ज्यादा है। सर हमने तो स्कूल में ये सीखा था, जिसकी तरह मुंह खुल रहा होता है वो ज्यादा वैल्यू होती है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो मैंने इस बेस पे लिख दिया। तो यही बेस है हमारा। यही बेस आपकी भी है? अच्छा, इसकी जो ऊपर आएगा उस तरफ आएगा। इस तरफ आएगा ना? जैसे वाले ऊपर वाला देखें ना, उस तरफ से आएगी। नहीं सही है बस सही है ना? खैर है यार, समझा दिया ना। अब पता नहीं एग्जाम में ये नहीं आता, ये लेस देन ग्रेटर नहीं आता। ये और अच्छी बात है। जी सर, बात समझे भाई? सर लॉजिक क्लियर? यस सर। मेरा भाई लॉजिक क्लियर? चलें सर सवाल नंबर 22। नहीं, आंसर अजीब सा आ जाएगा ना? क्यों आएगा? अजीब सा मल्टीप्लाई करके देखना, 100% लेंगे, 100 डिवाइड बाय 100 1 ही आएगा। 40%। अब एक ही बात है ना। यही बोला था आपने, गलत क्यों बोला? चलें सर क्वेश्चन नंबर 22, जंजीर लिमिटेड। टाइम कम है? टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया। सीरियस? भाई 12 ऐसे ही
कितने बजे? 5 मिनट ऊपर हो गए। नहीं 5 मिनट पर नहीं होगा 12:15 तक है ना पीक। 5 मिनट 5 मिनट है ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा। चले सर, क्वेश्चन नंबर 22। सर क्या लॉजिक समझ में आ गई इसकी? पक्का? सब डाल दिए सर ने। अभी तो और भी आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। चले सर, बोर्ड का सफाया करें। सर वो आपका स्टाफ स्टूडेंट है, वो शरीफ आदमी। ये वो बिल्कुल ही शरीफ जो आगे बैठता था सर की बोल। अरे अहमद अहमद है। पेपर में सब तुम अभी बोल के आ रहे सर उसका क्या सीन पता है आपको कुछ? बताता हूँ। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 22। जी सर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट में मेरे पास कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जंजीर लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सर मैंने बैलेंस शीट देख के अंदाजा लगा लिया कि मुझे मेरी यहाँ पे फाइनेंसिंग कितनी है। सर 2 है। कौन कौन सी? शेयर इक्विटी शेयर इशू करके हमने पैसे लिए और डिबेंचर इशू करके पैसे लिए। बोले तो वैग निकालने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए और कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, ऐसा। और मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए और मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। मानते हो? मानते हो मेरा भाई? आगे सर, शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं इनके पास? 12,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का अभी तो नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। सर डिबेंचर कितने डिबेंचर है मेरे पास? 500 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का मुझे अभी तो नहीं पता, आगे चल के देखते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज। सर मुझको पीएनएल और इक्विटी बना के दे रहा है। सर इक्विटी बीटा 1.12, इसका मतलब मेरा जो रिस्क है वो मार्केट से ज्यादा है, तो मुझे रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा चाहिए होगा। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर मेरे पास केडी कितना है? 8.25%। मानते हो? करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, सर डिबेंचर मार्केट में कितने का ट्रेड कर रहा है? 100.5 का। तो सर 500 डिबेंचर कितने के हो गए? मल्टीप्लाई कर पाएंगे कितना? 5 ऐसा। ओके सर, और डिविडेंड का ग्रोथ रेट है मेरे पास 4%। सर मेरे पास 2 चीजें गायब हैं। अगर आप ये 2 चीजें निकाल दोगे तो भैया मेरे पास बैक आ जाएगा। सर ये 2 चीजें निकाल दोगे मेरे पास बैक आ जाएगा। कैसे निकाला है केई? लड़के केई कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके हैं भाई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके हैं, एक रिस्क फ्री रेट, एक सीएपीएम। सर सीएपीएम का आरएम माइनस आरएफ और इक्विटी बीटा, और दूसरा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में शेयर प्राइस कैसे निकलती है? D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। अगर मैं इसको उधर कर दूंगा इधर कर दूंगा तो KE निकल आएगा। एक ही बात है, एक ही बात है। चले सर देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सर मुझे रेट गिवन है कितना? 6%, और जनाब मुझे इसने इक्विटी रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करके दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? माइनस करके दिया हुआ है। एग्री करते हो? और इक्विटी बीटा कितना? 1.12। तो मेरा भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? 11.88%।
कितनी बॉस? 11.88 आ गया सर। शेयर प्राइस निकालने के 4 तरीके। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर कितने मुझको डिविडेंड चाहिए? कब का? अगले साल का। सर इस साल का डिविडेंड निकाल सकता हूं? यस सर। सर मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है कि मैंने डिविडेंड कितने दिए? 58575 ऐसा। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 12,000। तो कितना बना? 4.88 सर 4 लेकिन सर मुझको तो डिविडेंड चाहिए होता है अगले साल का। ये तो इस साल का डिविडेंड है। क्या करेंगे? ग्रो कराएंगे। कितनी है? 4%, 0.04। यस सर। कई अभी मैंने निकाला कितना? 11.88% माइनस 4%। सर शेयर प्राइस कितनी आ गई? कितना? 64.42। हाँ लड़के कितना बना? मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर से। 773042। मानते हो? क्या बैग निकल आएगा? 2 मिनट में निकलना चाहिए अब तो भाई। जी सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.88 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस 8.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मेरे पास वह कितना आया? 11 पॉइंट बेहतरीन। लक्ष्य क्या CAPM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या CAPM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिजनेस रिस्क और फाइनेंस रिस्क दोनों, इक्विटी बीटा शेयर होल्डर दोनों को दिखता है। लॉजिक क्लियर? चलें सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।